तो देखो भाई, आज अपन पढ़ेंगे क्या, कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? कूलाम्स लॉ। और यहीं से ये चैप्टर अपना न्यूमेरिकल वर्जन जो है वो अच्छे से गेन करेगा। क्लियर है बात? तो बात करते हैं आज अपन काय के बारे में, कूलाम्स लॉ। काय के बारे में? कूलाम्स लॉ। ठीक है। तो बात है ईयर 1785 की। 1785 में सर चार्ल्स अगस्टाइन डे कूलाम, पूरा नाम क्या है? चार्ल्स अगस्टाइन डे गुलाम। ठीक है ना? हालांकि अपने को पूरे नाम से कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो सिर्फ गुलाम स्लो इससे मतलब है। ठीक है ना? तो 1785 में, 1785 में, ठीक है, चार्ल्स अगस्टाइन डे गुलाम मतलब गुलाम साहब ने क्या किया, लो अपने के सामने दिया। ठीक है ना? क्या लो था, आप ध्यान से सुनना है। तो चार्ज की डिस्कवरी हो चुकी थी, काय की डिस्कवरी हो चुकी थी, चार्ज डिस्कवर हो चुका था। क्या हो चुका था बेटा? चार्ज डिस्कवर हो चुका था। क्लियर है बात? लोगों को क्या बात भी पता लग गई थी, तो लोगों को ये सारी बातें पता थी कि लाइक चार्जेस, एक प्लस और दूसरा प्लस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। मतलब एक प्लस और दूसरा प्लस, ये फोर्स लगा के एक दूसरे को क्या मारते, धक्का। अरे क्लियर है बात? इसी तरीके से एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को क्या मारता है, धक्का। और प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स होता है। ये सारी बात लोगों को पता लग चुकी थी। क्लियर है बात? बट ये चीज नहीं पता थी कि ये दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, अगर एक चार्ज का वैल्यू इतना है, दूसरे चार्ज का वैल्यू इतना है, उनके बीच में सेपरेशन इतना है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? ये जो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, ये किन किन चीजों को वेरी करने पे वेरी करता है। क्लियर बात? और वेरिएशन के साथ किस तरीके से इसमें वेरिएशन आता है, जैसे चार्ज की वैल्यू के साथ किस तरीके से वेरिएशन आता है, बीच के सेपरेशन से किस तरीके से वेरिएशन आता है, मीडियम से किस तरीके से वेरिएशन आता है, ये बातें लोगों को पता नहीं थी। ये बातें लोगों को बताई ईयर 1785 में किसने, सर गुलाम ने। अरे क्लियर बात? और ये जो भी बातें इन्होंने बताई, ठीक, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट करके पहले इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए? खूब सारे समय तक एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए। उस एक्सपेरिमेंट से जो डाटा इनको मिले, जो आंकड़े इनको मिले, उन आंकड़ों को इन्होंने कलेक्ट किया। क्लियर बात? और उन आंकड़ों को एग्जामाइन करने के बाद, उन आंकड़ों को क्या करने के बाद, एग्जामाइन करने के बाद, देखने के बाद, ये फाइनली कंक्लूजन पे निकले। क्लियर बात? यार ये जो फोर्स है ये इस तरीके से वेरी कर रहा है, ये फोर्स जो है इन इन बातों पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर बात? वो जो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट से जो डाटाज इन्होंने गेन किए, उनको एग्जामाइन करने के बाद जो कंक्लूजन इन्होंने निकाला, वो कंक्लूजन ही क्या बना हमारे पास, कूलाम्स लॉ। क्या बना वो कंक्लूजन ही, कूलाम्स लॉ। क्लियर है? तो पहली चीज तो ध्यान रखना, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। सबसे पहली बात तो क्या लिखेंगे अपन, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कौन सा लॉ है बेटा, कौन सा लॉ है? इट इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। ठीक है ना? मतलब इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो अवेलेबल नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है। फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर कई सारे लॉज जो हैं वो एक्सपेरिमेंटली दिए गए। क्लियर है? और एक्चुअल में तो कहें तो लॉ उसी को कहा जाता है, उसी स्टेटमेंट, ऐसे हर किसी स्टेटमेंट को लॉ नहीं बोल देते हैं, उसी स्टेटमेंट को लॉ कहा जाता है जो एक्सपेरिमेंट्स की कसौटियों पे खरा उतरता है। जो एक्सपेरिमेंट्स की कसौटियों पे खरा उतरता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लॉ। ऐसे हर किसी स्टेटमेंट को लॉ नहीं बोल दिया जाता। ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये ध्यान रखें कि ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कैसा लॉ है बेटा? पहली बात, ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है। क्लियर है? अब इस लॉ के अंदर क्या बात कही गई, ये अपन ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है ना? एक्चुअल में गुलाम साहब ने क्या किया था, बिल्कुल ये एकांत में चले गए थे। कहाँ चले गए? एकांत में। और एकांत में जाकर के, ठीक है ना, बिल्कुल मतलब दुनिया से आइसोलेट हो करके, इनके पास बहुत सारे मेटल के स्फीयर थे, छोटे छोटे मेटल के क्या थे, स्फीयर। उन मेटल के स्फीयर को, जो अपन ने जो मेथड्स ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन, कंडक्शन, उन मेथड्स के थ्रू इन्होंने क्या कर रखा था, स्फीयर्स को चार्ज किया हुआ था। क्या किया हुआ था? स्फीयर्स को चार्ज किया हुआ था। और याद करो वो जो मेथड अपने को पता था ना,
कि आइडेंटिकल स्फीयर्स को जब टच करते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स को जब टच करते हैं तो चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और जो टोटल चार्ज होता है वो दोनों को आधा आधा मिलता है। क्लियर बात? इस तरीके से कहीं अब एक्सपेरिमेंट क्या किया था उससे तो अपने को कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। बाकी फाइनल जो एक कंक्लूजन पे आए वो क्या था, कंक्लूजन समझना। इन्होंने कहा कि अगर 2 पॉइंट चार्जेज है, ठीक है ना, दो क्या है हमारे पास पॉइंट चार्जेज, मान लो एक है Q1 और दूसरा है Q2, एक है Q1 और दूसरा क्या है बेटा Q2। क्लियर है? कुछ नहीं दिया तो हम दोनों को क्या मान लेते हैं, प्लस प्लस। ठीक, तो बात यहाँ पे सबसे पहले आती है, ये पॉइंट चार्ज का मतलब क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है, किसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, किसे हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, या तो जो एक्चुअल में कैसा हो, पॉइंट की तरह हो, एक्चुअल में किसकी तरह हो, पॉइंट की तरह हो। अरे क्लियर है? जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ये सब क्या है, पॉइंट की तरह ही तो है, इनका कोई साइज थोड़ी। समझ में आती बात? कभी पढ़ा क्या इलेक्ट्रॉन का साइज इतना होता है, प्रोटॉन का इतना होता है। चलो अल्फा पार्टिकल का तो फिर भी, अल्फा पार्टिकल तो क्या है हीलियम का ही न्यूक्लियस है, तो उसका तो साइज जो हीलियम के न्यूक्लियस का होता है वो होता है, बट वो भी बहुत कम होता है। क्लियर बात? नेकेड आई से दिखते तक नहीं है, तो इनका साइज क्या होगा, वो पॉइंट की तरह ही है। तो या तो क्या हो, जो एक्चुअल में पॉइंट की तरह हो, या फिर जिनमें क्या हो, पॉइंट सिमेट्री हो, जिनमें कैसी सिमेट्री हो, पॉइंट सिमेट्री हो, ठीक है ना। अब ये पॉइंट सिमेट्री का मतलब क्या है, पॉइंट सिमेट्री का मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास ये दो स्फीयर्स हैं, ये एक स्फीयर है, मान लो इसकी रेडियस है R1, कितनी इसकी रेडियस R1, और ये दूसरा स्फीयर है, इसकी रेडियस है हमारे पास R2। क्लियर है? और इनके बीच का जो सेंटर टू सेंटर सेपरेशन है वो है स्मॉल r, क्या है बेटा, क्या है, स्मॉल r, ठीक है ना। और इनको मैंने क्या किया हुआ है, चार्ज किया हुआ है, क्या किया हुआ है, इनको चार्ज दे रखा है, इनको इस तरीके से चार्ज किया हुआ है। क्लियर? तो अब सुनना, इन्हें पॉइंट चार्ज कब कहा जाएगा, ये Q1 और Q2 जो इनको मैंने चार्ज दे रखा है, इनको एज अ पॉइंट चार्ज कब ट्रीट किया जाएगा, तो तब किया जाएगा अगर इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में, इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में इनका जो साइज है अगर वो बहुत कम होता है, इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में अगर इनके बीच का जो इनका जो साइज है वो अगर काफी कम होता है, तो भले ही ये गोले हैं बट फिर भी हम इनको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। क्लियर बात? तो पहली बात, ये जो भी बातें कही जा रही है किसके लिए कही जाएगी, पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है? तो उन्होंने क्या कहा कि दो पॉइंट चार्ज है, एक प्लस और दूसरा भी प्लस, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में मान लो सेपरेशन है कितना, स्मॉल r, कितना है सेपरेशन, स्मॉल r। अच्छा ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो सबको ही पता था ये प्लस है, तो ये इस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। मान लो जो फोर्स इसने लगाया इस पे कितना लगाया, दोनों प्लस है तो धक्का पड़ेगा। मान लो Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया कितना, F। क्लियर है? तो देयर इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो Q1 ने Q2 पे कितना लगाया, F, तो Q2 भी Q1 पे कितना लगाता है वैसा, F। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से बोला जाएगा कि Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F, Q1 और Q2 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है F। मतलब Q1 Q2 पे भी Q1 Q2 पे F लगा रहा है और Q2 भी Q1 पे F लगा रहा है। समझ में आती है यहाँ तक बात? ठीक। अब ये जो फोर्स ये दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो वो जो डाटा मिले थे उनसे इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, तो उनको पता चला कि ये जो फोर्स है ना भाई, ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब Q1 जो Q2 पे लगाएगा और Q2 जो Q1 पे लगाएगा, ठीक है, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये जो फोर्स है ये इंडिविजुअली Q1 या इंडिविजुअली Q2 पे डिपेंड नहीं करता है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दोनों के। समझ में आती बात? ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो प्रोडक्ट है इसको तुम डबल करोगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल। इस प्रोडक्ट को अगर तुम हाफ करोगे तो ये फोर्स भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो कई सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं से हो जाएंगे अपने, छोटे मोटे जो क्वेश्चन होंगे बोर्ड लेवल के, ठीक है ना। अरे क्लियर है? मान लो वो जैसे क्वेश्चन में पूछ लेगा अपने से कि चार्जेज पहले ऐसे थे फिर हमने ऐसे ऐसे कर दिया, तो तुम्हें सिंपली चेक कर रहे हैं कि प्रोडक्ट का क्या हुआ, प्रोडक्ट का क्या हुआ। अगर प्रोडक्ट डबल हो गया तो फोर्स डबल हो गया, आधा हो गया तो आधा हो गया। क्लियर बात? 1/3 हो गया तो 1/3 हो गया, 3 टाइम्स हो गया तो 3 टाइम्स हो गया। मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्या बोला कि ये जो फोर्स है ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
ये जो फोर्स है Q1 और Q2 इंडिविजुअली न तो Q1 पे डिपेंड करता है, न Q2 पे डिपेंड करता है। ये फोर्स जो है दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात? मतलब तुम Q1 और Q2 के साथ छेड़खानी करते हो और तुम्हारी छेड़खानी की वजह से अगर ये प्रोडक्ट चेंज हो जाता है तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। और तुमने छेड़खानी की Q1 के साथ भी की, Q2 के साथ भी की, पर प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। भले ही तुमने Q1 को बदल दिया, भले ही तुमने Q2 को बदल दिया, बट प्रोडक्ट नहीं बदला तो ये फोर्स भी नहीं बदलेगा। समझ में आती है यहाँ तक बात? ये फोर्स कब बदलेगा? जब दोनों का प्रोडक्ट बदलेगा, जब दोनों का, और जैसा प्रोडक्ट के साथ होगा वैसा ही इस फोर्स के साथ होगा। समझ में आती बात? अगली बात इन्होंने कही कि ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इस सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये ध्यान रखना, ये उन्होंने डाटा जो एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डाटा देखे ना, उन्होंने क्या किया, सेपरेशन को चेंज किया, सेपरेशन को चेंज करके। क्लियर बात? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर एक मशीन यूज में ली थी जिसका नाम है टोर्जन बैलेंस। क्या नाम है? टोर्जन बैलेंस को इसने यूज में लिया था। जैसे अपने होता है ना स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है, जिसकी मदद से अपन किसी का वेट वगैरह पता कर पाते हैं। इसी तरीके से एक टोर्जन बैलेंस करके होता है। अभी छोड़ो, इतना कोई ज्यादा मतलब है नहीं उससे, ठीक है ना। तो टोर्जन बैलेंस की हेल्प से फोर्स की वैल्यू को उन्होंने पता किया था। तो उन्होंने देखा कि जब मैं डिस्टेंस को डबल करता हूं तो क्या हो रहा है, हाफ करता हूं तो क्या हो रहा है, ट्रिपल करता हूं तो क्या हो रहा है, 1/3 करता हूं तो क्या हो रहा है। तो सारे जो डाटा कलेक्ट किए, तो उन डाटाज के बेसिस पे इनको पता चला कि यार जब डिस्टेंस को छेड़ते हैं ना तो ये फोर्स किस तरीके से चेंज होता है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तरीके से चेंज होता है। इट मींस, अच्छा यही चीज, ये फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना, इसको बोलते हैं बेटा इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कुलाम्स लॉ को किस नाम से भी जाना जाता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। अगर बोर्ड एग्जाम में तुम लिखने जाओ और वहां पे वो पूछ ले, राइट डाउन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट डाउन इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर ये मत सोचने लग जाना बोला सर ये क्या पूछ लिए, वो कुलाम्स लॉ ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अरे क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो काम तुम डिस्टेंस के साथ, जो छेड़खानी तुम डिस्टेंस के साथ करोगे ना, उसके उल्टे का स्क्वायर टाइम्स किसके साथ होगा? फोर्स के साथ। ठीक है। अगर तुमने डिस्टेंस को कर दिया डबल, अरे क्लियर है, तो फोर्स का क्या होगा? डबल का उल्टा करो तो क्या होता है? 1/2। इसका स्क्वायर करो तो फोर्स का क्या होगा? फोर्स हो जाएगा 1/4। अरे बोलो, मतलब जो फोर्स पहले कितना था 8 न्यूटन, अब वो हो जाएगा 1/4 का मतलब मात्र 2 न्यूटन। ठीक है ना। अगर डिस्टेंस को तुमने हाफ कर दिया तो हाफ का उल्टा क्या होता है? डबल। डबल का स्क्वायर क्या होता है? 4। क्या होता है? डिस्टेंस हाफ करोगे तो फोर्स क्या होगा? डबल। कितना हो जाएगा? क्लियर बात? अगर तुमने डिस्टेंस को किया 3 टाइम्स, कितना किया? डिस्टेंस को बढ़ा दिया, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो फोर्स हो जाएगा जो तुमने इसके साथ छेड़खानी की उसके उल्टे का स्क्वायर टाइम। तो थर्ड का 3 टाइम्स किया तो 3 का उल्टा क्या होगा? 1/3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 1/9 टाइम्स। ठीक है ना। अगर तुमने डिस्टेंस को किया 1/3, तो 1/3 का उल्टा क्या होता है? 3। उसका स्क्वायर कितना होता है? 9। तो फोर्स कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स। क्लियर बात? तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस का जवाब तो हम, ये छोटे मोटे जो क्वेश्चंस होंगे बोर्ड लेवल पे, उनका जवाब तो हम बिना पेन चला ही दे सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है। तो क्या क्या बोला बेटा कि ये जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, मतलब जो Q1 Q2 पे लगा रहा है, Q2 Q1 पे लगा रहा है, ये क्या होता है? उन दोनों के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उनके बीच का जो सेपरेशन है उस बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर बात? तीसरी बात जो ये बोल रहा है, तीसरी बात जो ये बोल रहा है, अरे क्लियर बात, ये बात इस फोर्स की खुददारी को दिखाता है। क्लियर बात? वो खुददारी क्या है सुनना, कि ये जो फोर्स है ये कैसे लगता है? अलोंग एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग बोथ Q1 एंड Q2, बोथ Q1 एंड, ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा ये कैसे लगेगा? दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगा। समझ में आती बात? जैसे अगर मैं कहूं
कि ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो बोलो ये दोनों प्लस प्लस के बीच में क्या होगा, धक्का मुक्की होगी, खींचाकाची होगी, धक्का मुक्की होगी। क्लियर है बात। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो Q1 है, ये जो Q2 है, ये Q1 Q2 को ऐसे कोई आड़ा टेढ़ा धक्का मारेगा, ऐसे नहीं होगा। ये जो धक्का पड़ेगा ये पड़ेगा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग। कैसे पड़ेगा, अलोंग दी। क्लियर बात। इसी तरीके से Q2 Q1 को जो धक्का मारेगा ये ऐसे नहीं होगा कि आड़ा टेढ़ा पड़ेगा, ये पड़ेगा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, अलोंग दी। अरे क्लियर है। इसी तरीके तो इनके बीच में प्लस और प्लस के बीच में दुश्मनी थी, अगर प्लस और माइनस हो तो प्लस और माइनस बोलो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का मुक्की, खींचाकाची, खींचाकाची। इसको ऐसे बोल सकते हैं, रिपल्शन को मैं बोल देता हूँ दुश्मनी और अट्रैक्शन को मैं बोल देता हूँ प्यार। तो बताओ यहाँ तो क्या थी दोनों के बीच में, दुश्मनी, यहाँ क्या होगा दोनों के बीच में, प्यार। ठीक है ना। तो प्यार दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में, तो Q1 Q2 को प्यार करेगा और Q2 Q1 को प्यार करेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई जमाने से डरते हैं, कोई Q1 Q2 को बोलेगा कि उधर खोपचे में आके मिलना या इधर खोपचे में आके आया, ऐसे नहीं। जब प्यार किया तो डरना क्या, बोला मिल अलोंग द लाइन जॉइनिंग। कैसे मिल, अरे समझ में आ रही है बात। ठीक है ना। इसी तरीके से Q2 भी Q1 को जब बुलाएगा तो ऐसे नहीं कि ओपचे खोपचे में बुलाएगा, कैसे लगेगा, हमेशा अलोंग दी लाइन जॉइनिंग, अलोंग दी, अलोंग दी। क्लियर बात। तो सबसे पहली चीज, जब भी कभी हमें डायग्राम में इस वाली थर्ड पॉइंट से अपने को क्या पता चलता है कि जब भी कभी डायग्राम में अपने को दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को शो करना होगा, हम सबसे पहले उन दोनों चार्जेस को एक लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। फिर जो भी फोर्स हम लगाएंगे, चाहे वो अट्रैक्शन का होगा चाहे वो रिपल्शन का होगा, हम अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लगाएंगे। क्लियर है बात। जैसे मान लो मैंने कहा कि एक प्लस यहाँ रखा है और एक प्लस यहाँ रखा है। क्लियर है। मान लो ये Q1 है और ये क्या है, Q2। ठीक। मैंने कहा दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, मतलब Q1 जो Q2 पे लगा रहा है, Q2 जो Q1 पे लगा रहा है, उसको शो करो। क्या करो उसको, तो सबसे पहला काम क्या करो, अपने को शो करना है, शो ऑफ नहीं करना है। क्या करना है अपने को, शो करना है, शो ऑफ नहीं करना है। ठीक है। शो करना है तो सबसे पहले दिमाग में तुरंत क्लिक मारेगा कि यार ये फोर्स अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग लगता है, तो सबसे पहले मैं दोनों को क्या कर लूंगा, एक लाइन से ज्वाइन कर लूंगा। फिर मैं देखूंगा दोनों की नेचर, यार ये दोनों तो पॉजिटिव है, तो Q1 Q2 को क्या मारेगा, धक्का। जो धक्का पड़ेगा वो आड़ा टेढ़ा पड़ेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है। इसी तरीके से Q2 भी Q1 को क्या मारेगा, धक्का। ठीक है ना। तो धक्का आड़ा टेढ़ा पड़ेगा कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अरे समझ में आती है बात। ठीक है। तो जब भी अपने को डायग्राम में इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना होगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम दोनों को दोनों को दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। और लाइन से ज्वाइन करने के बाद फिर दोनों की शक्लें देख करके, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी उनके बीच में है, दुश्मनी प्यार जो भी उनके बीच में है, उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स को शो करना है। कोई कष्ट। क्लियर। अब आगे की बात सुनिए। अच्छा यार ये ऐसा नहीं लग रहा कि यार ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है, ऐसा कुछ तो हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है ना। याद करो 11th में तुमने पढ़ा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था क्या, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसमें था दो पॉइंट मासेस थे, उसमें क्या थे, उसमें दो पॉइंट मासेस थे, एक था m1 और एक था m2। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन था वो कितना था, r था। कितना था, r। अरे क्लियर बात। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स से क्या करते थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। ध्यान रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का ही होता है, हमेशा का ही का होता है। जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्शन का भी हो सकता है। क्लियर बात। ये हमेशा अट्रैक्शन का होता है। तो m1 क्या करेगा, m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मान लो F फोर्स है, m2 भी m1 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो वहां पे न्यूटन साहब ने बताया था, ठीक है, कि जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये भी कैसे लगता है, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। कैसे लगता है, ये भी अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। अरे बोलो, ये भी कैसे लगता था, अलोंग दी लाइन ज्वाइनिंग। क्लियर है यहाँ तक बात। फिर याद करो इसको अपन ने आगे बढ़ाया था तो ऐसे कुछ मिला था अपने को, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटा था, ये मिला था g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, g m1 m2 अपॉन, जहाँ पे ये जो g था ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। क्या था, एक जिसकी वैल्यू केवेंडिश ने निकाली थी। क्लियर है बात। ठीक है। और इसको फिर कहा गया था आगे चल के, जी को क्या बोला गया था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोला गया था इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अरे क्लियर है क्या बात, क्या बोला गया था इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
ये आगे इसमें वर्ड यूनिवर्सल क्यों लगा दिया? यूनिवर्सल का मतलब इसकी वैल्यू सभी जगह एक जैसी होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, ना टेम्परेचर पे, ना प्रेशर पे, ना प्लेस पे, ना मीडियम पे, किसी पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड, ना मटेरियल पे, ठीक है, किसी पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, किसी पे भी इसकी वैल्यू डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर है यहाँ तक बात? इसका मतलब ये हुआ कि m1 m2 अगर हवा में पड़े, कहाँ पड़े, तो ये जिस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, अगर इनको पानी में डाल दो तो भी ये उतने ही फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी में डाल दिया तुमने, किसको डाला? m1 m2 को, मतलब ना m1 बदला ना, अगर सेपरेशन भी तुम चेंज नहीं करते हो और g की वैल्यू किसी भी डिपेंड करती नहीं है, तो इस फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और जब इस फॉर्मूले के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ तो फिर फोर्स भी चेंज नहीं होगा। क्लियर बात? अरे बोलो, नहीं लग रहा वैसे ये कुछ ही, ठीक है। बस यहाँ क्या हो गया, m1 m2 की जगह क्या आ गया? Q1 Q2 आ गया, बाकी तो सब वही है, बस फर्क इतना सा है, ये वाला फोर्स सिर्फ अट्रैक्शन का होता है और ये अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों का होता है। क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो तो देखो सेम इसी कहानी को अब आगे बढ़ाते हैं अपन। अब देखो भाई, तो इन दोनों को अगर मैं एक साथ मिला के लिखूं तो क्या लिखूंगा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ भी कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको मैं k लिख रहा हूँ, तो कितना आ गया? k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जब भी बोला जाए कुलाम्स लो तो बच्चे बच्चे की जुबान पे होना चाहिए k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, k Q1 Q2 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन कुलाम्स लो मतलब k Q1 Q2 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन k Q1 Q2 अपॉन, ये जवान पे रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा बट ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, तुम यहीं से स्टेटमेंट बना लोगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एंड एक चीज ध्यान रखनी, इट एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग। खुददार फोर्स है, कैसा फोर्स है? दुश्मनी करेंगे तो भी आमने सामने, मोहब्बत होगी तो भी आमने सामने, उपचे खोपचे में नहीं करेंगे कुछ भी। अरे समझ में आ रही है यहाँ तक बात? ठीक है, कोई दिक्कत? पक्का? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये के क्या है, ये के क्या है, ठीक है ना। तो वापस से वही हम कहेंगे के क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और बाद में चल के इसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया इसको? तो इसको या तो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है ना। या फिर इसको बोलते हैं बेटा कूलाम्स कांस्टेंट, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर क्या बोलते हैं इसको? कूलाम्स कांस्टेंट। बोलो कोई दिक्कत? या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या फिर कूलाम्स कांस्टेंट। अच्छा एक चीज देखो, इस कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल नहीं लगाया, और साइंस में फिजिक्स में हर किसी कांस्टेंट के आगे यूनिवर्सल नहीं घुसेड़ देते। क्लियर बात? अरे बोलो, जैसे एक तो कांस्टेंट यूनिवर्सल होता है कैपिटल जी, एक होता है कैपिटल आर, याद है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर बात? ये दो ही कांस्टेंट्स हैं जो यूनिवर्सल है, ठीक है ना। तो इसके आगे मैंने क्या नहीं लगाया? यूनिवर्सल नहीं लगाया। उनके आगे यूनिवर्सल क्यों लगाया था? क्योंकि वो कुछ भी कर लो चेंज ही नहीं होती उनकी वैल्यू। इनके आगे नहीं लगाया, इसका मतलब कुछ ना कुछ करने पे चेंज होता होगा, ठीक है ना। तो ये जो के है ना, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है बेटा? इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम। मीडियम बोल लो, मटेरियल बोल लो, मीडियम बोल लो, मटेरियल बोल लो, मैं तो बोलूंगा मसाला। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मसाले पे। इन दोनों के बीच में क्या मसाला डाला गया? इन दोनों के बीच में क्या मसाला डाला गया? इन दोनों के बीच में वैक्यूम है, एयर है, कि इन दोनों के बीच में वाटर है, कि बेंजीन है, कि ग्लास है, कि वुड है, कि कोई मेटल है? क्या इनके बीच में है? के की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है, के की वैल्यू इस बात पे डिपेंड करती है। समझ में आती है यहाँ तक बात? अरे बोलो ना, पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है भाई। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। तो जैसे बात करते हैं अपन, के की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करती है, तो फॉर वैक्यूम बोल लो, या बोल लो फ्री स्पेस बोल लो, फॉर वैक्यूम या बोल लो फ्री स्पेस, या फिर बोल लो एयर, ठीक है ना।
हालांकि देखो वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर का एक मतलब नहीं होता। वैक्यूम और फ्री स्पेस तो एक ही बात है, पर एयर और वैक्यूम का मतलब एक नहीं होता। एयर का वैक्यूम का मतलब क्या होता है, जहां से एयर तक को हटा लिया जाता है, उस जगह को कहा जाता है, हमने यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया। क्या क्रिएट कर दिया? क्लियर यहाँ तक बात, ठीक है ना? तो फिर यहाँ पे क्यों लिख रहे हो आप ऐसे? मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यू वाइज, इसके वाइज वैल्यू वाइज जो के की वैल्यू है, उस वैल्यू वाइज एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम सेम सेम ही आता है। क्या आता है? अरे क्लियर बात, इसलिए अपन बोल रहे हैं। बाकी एयर का मतलब वैक्यूम नहीं होता है। वैक्यूम का मतलब तो वो जगह जहां से एयर तक हटा दिया हमने। किस तक को हटा दिया? क्लियर बात। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के लिए जो के की वैल्यू होती है बेटा, उसको इस तरीके से लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, ठीक। अब बात आती है एप्सिलॉन नोट क्या है। ये इसको क्या पढ़ते हैं अपन? इसको पढ़ने का तरीका ध्यान रखना। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, बहुत से एप्सिलॉन जीरो बोलते हैं, बाकी बोलने में अच्छा लगता है एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन। अरे क्लियर है क्या बात, है ना? अब इसका ये है क्या? ये ग्रीक सिंबल है। कौन सा सिंबल है? ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन नोट। जैसे अपने इंग्लिश में एबीसीडी चलते हैं, वैसे ये ग्रीक लैंग्वेज के क्या है हमारे पास, अल्फाबेट्स है, ठीक है ना? तो ग्रीक सिंबल है एप्सिलॉन नोट। ये किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया गया है? तो ये यूज में लिया गया है किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? इसको बोलते हैं अपन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, या फिर बोल लो एयर। अरे बोलो, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। क्लियर बात। और यूनिट अगर निकाले, चलो छोड़ो अभी यूनिट को तो देखेंगे अपन, ठीक है ना? यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को रखा जाए, यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को रखा जाए और इसको सोल्व किया जाए, तो सोल्व करने पे जो के की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वैक्यूम एयर या फ्री स्पेस के लिए, वो आती है 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻। अब मैं यहाँ इसकी यूनिट लिखना चाहता हूँ के की, ठीक है ना? तो देखो के की यूनिट कैसे लिखेंगे। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से के क्या मिलेगा अपने को, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब मेरे को के की यूनिट चाहिए, तो इसमें एफ की यूनिट डालो। बोले एफ की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर क्या था, सेपरेशन मीटर, उसका स्क्वायर। Q1 क्या था, चार्ज, तो कुलाम। Q2 भी क्या था, चार्ज, तो कुलाम। तो कुलाम कुलाम क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या बात, ठीक है? तो इसकी जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। क्लियर है? तो यहाँ से अगर मैं किसकी वैल्यू निकालू, एप्सिलॉन नोट की, किसकी वैल्यू निकालू, एप्सिलॉन नोट, ठीक है? इसकी यूनिट निकालू। तो देखो जो के है उसको मैं लिख रहा हूँ एप्सिलॉन नोट। क्या लिख रहा हूँ? तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट क्या मिलेगा, 1/4 पाई के, ठीक है? तो ये तो क्या है, नंबर है, नंबर्स की तो कोई यूनिट होती नहीं, ठीक है? इसका मतलब यूनिट वाइज जो एप्सिलॉन नोट है वो यूनिट वाइज के का उल्टा है, के का उल्टा है। तो के की जो यूनिट है उसको उल्टा कर दो, तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे बोलो, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक बात। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है, ठीक है ना? तो ये जो परमिटिविटी शब्द है ना बेटा, ये बना है परमिशन से। ऐसे बना है, परमिशन। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब क्या है, सुनना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का मतलब है कि दो चार्जेज है, ये आपस में हो गए, प्लस माइनस कुछ भी हो गया मान लो, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे पे, इसको हम कहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अरे समझ में आती है बात, ठीक है ना? तो ये जो परमिटिविटी है, अब इनके बीच में मान लो कोई मसाला आ गया, इनके बीच में हमने क्या डाल दिया, कोई मसाला, ठीक है ना? तो ये जो बीच में अपन ने मसाला डाला, ये जो बीच में अपन ने क्या डाला, मसाला, ये मसाला Q1 को Q2 के साथ और Q2 को Q1 के साथ कितना इंटरेक्ट करने के लिए परमिट करता है, उसी को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। मतलब परमिटिविटी क्या है, बेसिकली एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू प्रोवाइड इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस या टू अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये दोनों चार्जेस को एक दूसरे पे फोर्स लगाना कितना अलाउ करता है। अरे क्लियर है क्या बात? मतलब ये अपन कहें कि जैसे Q1 ने Q2 को फोर्स लगाया, Q2 ने Q1 पे फोर्स लगाया, ठीक है ना?
तो फोर्स को ऐसे समझ लो झटका मान लो Q1 ने Q2 को धक्का मारा तो उसको झटका लगा, ठीक है ना। तो Q2 को नेट कितना झटका फील होगा, Q1 को नेट कितना झटका फील होगा, ये डिपेंड करेगा उनके बीच में मसाला क्या भरा हुआ है, उनके बीच में अरे समझ में आती है बात, उस मसाले पे डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एक तो तुम नॉर्मल बस के अंदर बैठे हो और एक लग्जरी बस के अंदर बैठे हो, तो नॉर्मल बस के अंदर बैठोगे तो क्या होगा, वो कहीं से भी गड्ढे वड्ढों में से निकली दचड़ दचड़ दचड़, और थोड़ी लग्जरी है तो छोटे मोटे खड्डे तो पता ही नहीं चलेगा कब निकल गए, कुछ उसी तरीके से। अरे बोलो कुछ उसी तरीके से चीज है, ठीक है ना, अब समझ रहे हो। चलो भाई, हालांकि परमिटिविटी कोई पूछता है नहीं, ठीक है, फिर भी है ना, क्या है परमिटिविटी, एबिलिटी टू प्रोवाइड, एबिलिटी ऑफ मीडियम और मटेरियल और मसाला टू प्रोवाइड या टू अलाउ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। अब अपन बात करें, ये तो किसकी बात करी अपन ने, फ्री स्पेस, वैक्यूम या एयर, मतलब जब अपन क्या करने वाले हैं, कुलाम्स लॉ को यूज में लेकर के Q1 और Q2 के बीच में फोर्स पता करने वाले हैं, क्लियर बात। और हमें ये पता है कि इनके बीच में या तो वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, या फिर एयर है, और आपसे कहा गया फोर्स बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे, देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इतनी डिस्टेंस इन एयर, या वैक्यूम या एयर, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, क्लियर है, या तो वैक्यूम बोलेगा, या फ्री स्पेस बोलेगा, या एयर बोलेगा, या फिर कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है ना। तो चारों का मतलब एक ही है, चारों का मतलब, तो इसका मतलब उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जब आप फॉर्मूला लगाओगे कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो Q1 Q2 आर की वैल्यू तो जो उसने दी उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, के की वैल्यू क्या लिखोगे, तो के की वैल्यू ये लिखनी है, अगर न्यूमेरिकली बात चल रही है तो ये लिखनी है, सिम्बोलिकली बात चल रही है तो ये लिखनी है। अरे बोलो, अरे बोलो यार, पक्का, ठीक है। सुन भाई आगे, अब इसी तरीके से फॉर मीडियम, फॉर एनी मीडियम ऐसे कहूं मैं, अब देखो ना, मीडियम तो ना इनफाइनाइट टाइप्स के होते हैं, मसाले तो क्या होते हैं, मटेरियल तो खूब सारे अवेलेबल है, अरे क्लियर है, और मिक्स कर करके और बना लो, जो अवेलेबल है नेचुरली वो तो है, मिक्स कर करके और बना लो, ठीक है। तो मीडियम तो क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, तो इसके लिए वो तो मीडियम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू बताएंगे। फिलहाल सिंबोलिकली इसको कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान से देखो, जैसे अपन ने वैक्यूम के लिए सिंबोलिकली लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको एप्सिलॉन नॉट मत बोलो, ऐसे बोलो, वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, बोलो के की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या है, 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्लियर बात। तो के की वैल्यू मीडियम के लिए क्या होगी, तो 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ, और जो मीडियम की परमिटिविटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एप्सिलॉन, विदाउट जीरो, यहाँ नोट नहीं लगाना, अरे क्लियर बात। तो ये जो मैंने एप्सिलॉन लिखा, इस एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे अपन, एब्सोल्यूट, क्या बोलेंगे इसको, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ बोलो, ऑफ जो भी उसने मीडियम, जो भी मसाला, जो भी मटेरियल दिया है उसका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी क्योंकि मीडियम की है, तो मीडियम टू मीडियम डिपेंड करेगा, मीडियम टू मीडियम, क्लियर बात। अच्छा ऐसे मत सोचना कई बार उसने नोट लगा के नहीं दिया तो अपन ऐसे सोचने लग जाए, हो सकता है यार मिस प्रिंट हो गया होगा, भूल गया होगा, और अपन अपनी तरफ से नोट लगा दे, ठीक है। ध्यान रखना 3 तरह के एप्सिलॉन है हमारे पास, कितने तरह के, क्लियर बात। एक एप्सिलॉन तो है एप्सिलॉन बिना नोट वाला, एक है नोट वाला, और एक है आर वाला, 3 तरह के एप्सिलॉन पढ़ने अपने को, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नोट और एप्सिलॉन आर, ये किसके लिए, मीडियम के लिए, ये किसके लिए, वैक्यूम के लिए, ये परमिटिविटी है, और ये जो एप्सिलॉन आर है, ये जो एप्सिलॉन, चलो इसकी भी लगे आप यही बात कर लेते हैं, बट कर ले, कोई दिक्कत, पक्का ना। तो ये जो तीसरा एप्सिलॉन है इसकी बात करो, देखिए ये क्या है भाई, तो ये जो तीसरा एप्सिलॉन है, अच्छा एक चीज और यहीं पे देखो, जैसे अगर मान लो तुमसे एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन, भाई है तो दोनों परमिटिविटी, तो यूनिट तो दोनों की सेम होगी, यूनिट इसकी भी होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी भी होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर परमिटिविटी की यूनिट बोले तो ये है। अगर मान लो तुमसे के परमिटिविटी की डायमेंशन बताओ, क्या बताओ, परमिटिविटी की क्या बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ परमिटिविटी, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है ये बातें। अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो। और आजकल तो नीट जेई वाली को भी, नीट जेई वालों को भी यूनिट डायमेंशन बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो इसकी अगर अपने को डायमेंशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, ऊपर क्या है, कूलाम स्क्वायर, क्या है, ठीक है ना। तो कूलाम के लिए क्या लिखते हैं, A1T1 स्क्वायर हो रखा है तो क्या बन जाएगा, A2T2। नीचे लिखा हुआ है न्यूटन, न्यूटन के लिए M1 L1T-2 और मीटर स्क्वायर के लिए L2, क्लियर है। तो सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, करो सोल्व। M1 ऊपर जाएगा तो M-1, L1 L2 L3 ऊपर जाएगी L-3, ठीक है ना। T-2 ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, और 2 और 2 4 हो गया, और A2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी, चाहे वो वैक्यूम की हो चाहे, अरे बोलो, क्लियर है। चलो भाई, तो मैं बता रहा था तुम्हें कि कितने तरह के एप्सिलॉन पढ़ने, अपने को 3 तरह के एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या होता है, ये जो एप्सिलॉन आर है ये, तो इस एप्सिलॉन आर को बोलते हैं बेटा रिलेटिव, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, या कई बार इसको क्या भी बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या भी बोल देते हैं इसको, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल देते हैं। समझ में आती है यहाँ तक बात, क्या भी बोल देते हैं इसको, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसको डिफाइन किया गया कि ये जो दोनों टाइप की परमिटिविटी है ना, मीडियम की और वैक्यूम की, दोनों परमिटिविटीज का जो रेशियो है, the ratio of electric permittivity of medium to the electric permittivity of vacuum, the ratio of electric permittivity of medium to the electric permittivity of vacuum is called epsilon r, is called epsilon r। अरे क्लियर है। अब देखो एप्सिलॉन नोट की तो फिक्स वैल्यू है, एप्सिलॉन नोट की तो फिक्स है, पर एप्सिलॉन तो मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा। अब एप्सिलॉन मटेरियल टू मटेरियल चेंज होगा तो एप्सिलॉन आर भी फिर क्या होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो बात करते हैं अपन फॉर वैक्यूम, या वापस से वही बात, फ्री स्पेस, या बोल लो एयर, ठीक है। इनके लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है बेटा वो कितनी होती है, 1, कितनी होती है, कितनी होती है, अरे क्लियर बात, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये रटनी है, ये एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है ये मिनिमम है, एप्सिलॉन आर कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। कोई अगर बोले कि एप्सिलॉन आर लेस देन 1 है तो उसको साफ साफ शब्दों में बोल देना कि भाई आज से तू मेरे से बात मत करना, आज से क्या मत करना, क्यों मत करना, क्योंकि तेरा दिमाग हिल चुका है, क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो 1 से कम होती है, 1 से कम, अरे क्लियर है बात, ठीक है। मिनिमम 1 है, वो भी किसके लिए, अच्छा ये जो एयर है ना, इसी एयर के लिए भी 1 नहीं होती, एयर के लिए होती है इसकी वैल्यू 1.003, बट ऑलमोस्ट 1 ही है ना, इसलिए अपन क्या करते हैं, एयर को भी वैक्यूम फ्री स्पेस के साथ ही घसीट के लिए चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसके लिए, फोर इंसुलेटिंग मटेरियल्स हो गए, जैसे मटेरियल्स हो गए इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, या फिर मैं कहूं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाई इलेक्ट्रिक मतलब ये इंसुलेटिंग ही है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल्स या फिर बोलो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। मतलब जिनमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं अपन, इंसुलेटिंग मटेरियल या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है ना। जैसे मैं बताऊं एग्जांपल के तौर पे किन किन को हम कहेंगे, ठीक है ना, तो तुम बताओ एग्जांपल कौन कौन सी चीज है जो इंसुलेटिंग है, जैसे वुड होगी ना, लकड़ी, ड्राई वुड, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे हो गया हमारे पास ग्लास, क्लियर है, जैसे हमारे पास हो गया पेपर, क्या हो गया हमारे पास, पॉलीथीन, क्लियर है बात। इसके अलावा हो गया हमारे पास डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में भी क्या नहीं होता, करंट फ्लो नहीं होता, रेगुलर है, उसमें कुछ सोल्ट मिक्स करोगे तब जाके करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर हो गया, वैक्स हो गई, माइका, जानते हो ना माइका, रेगुलर है, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं, इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक की कैटेगरी में आते हैं। और इनके लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो 1 से लेके इन्फिनिटी होती है, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच में होती है, क्लियर बात। फिर अपन बात करें फोर कंडक्टर्स, फोर
कंडक्टर्स, कंडक्टर्स कौन होंगे? जिनमें करंट फ्लो होता है। क्लियर बात? तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कंडक्टर्स का एग्जाम्पल्स क्या होगा? ऑल मेटल्स, जितनी भी मेटल्स है सब क्या है? कंडक्टर है। ठीक है ना? मेटल्स के एग्जाम्पल्स बोलो तो सिल्वर हो गया, बोलो आगे, कॉपर हो गया, और बोलो, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, और भी कई सारे। क्लियर है? तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सब क्या है? कंडक्टर के अंदर है, काई के अंदर है। ठीक है ना? इसके अलावा और क्या क्या होता है कंडक्टर? जैसे अपना डाई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पानी में नमक डाल दिया, पानी में H2SO4 डाल दिया, HCl डाल दिया, NH4Cl डाल दिया, ये सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं? क्योंकि जैसे इन चीज़ों को पानी में डालते हो ये प्लस माइनस में डिजोल्व हो जाते हैं, और जैसे प्लस माइनस में डिजोल्व होते हैं फिर वोल्टेज लगाने पे ये दौड़ते हैं, वोल्टेज लगाने पे ये और इनके दौड़ने से क्या फ्लो होता है? करंट। तो कंडक्टर्स के लिए जो एप्सिलॉन आर है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? इनफाइनाइट। क्या होती है? क्या होती है? इनफाइनाइट। क्या होती है? तो ये हमने देख लिया काई के बारे में, एप्सिलॉन आर के बारे में। अच्छा एक चीज और जो कि अगर मैं पूछूं, ये जो एप्सिलॉन आर है इसकी यूनिट बताओ। क्या बताओ? इसकी यूनिट बताओ और इसकी डायमेंशन भी बताओ, यूनिट भी बताओ और क्लियर बात। तो बोलो क्या है ये? दो परमिटिविटीज का रेशो है। तो ऊपर भी परमिटिविटी और नीचे भी, तो ऊपर जो यूनिट आएगी नीचे भी वही आएगी। इसका मतलब यूनिट लेस। कौन सा? कौन सा लेस? और यूनिट लेस है तो फिर क्या होगा? डायमेंशन लेस भी होगा। डायमेंशन लेस को क्या लिख सकते हैं? M0 L0 T0 सब कुछ जीरो, सब कुछ। अरे क्लियर है क्या बात? तो दिक्कत? ठीक, चलो भाई यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। ठीक। अब देखो ये एप्सिलॉन आर तो आगे देखेंगे अपन, जब बीच में मीडियम वीडियम डालेंगे तब की बात करेंगे। ठीक है ना? इसके ऊपर पूरा एक सेक्शन लेंगे अपन, मीडियम डालने पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है ना? फिलहाल ध्यान रखें कि अगर Q1 है, Q2 है, Q1 है और Q2 है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो R है। क्लियर है? अब ये नेचर के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों प्लस प्लस हुए या फिर दोनों माइनस माइनस हुए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। Q1 Q2 पे लगाएगा F, Q2 भी Q1 पे लगाएगा F, और इस F को निकालेंगे गाइस से, ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से। ठीक है? और अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब वैक्यूम वाले ही करेंगे पहले अपन, फिर मसाले को बाद में डालेंगे। वो शानदार शानदार क्वेश्चन करेंगे मसाले वाले भी। क्लियर है? आगे देखो वहीं पे अगर ये दोनों क्या हुए, ये Q1 है, ये Q2 है, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, या ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? सेपरेशन वही यार। तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। Q2 Q1 को F से अट्रैक्ट कर रहा है तो Q1 भी Q2 को F से अट्रैक्ट करेगा। तो वापस से फोर्स तो वही कितना रहेगा? K Q1 Q2 अपॉन, बोलो, K Q1 Q2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे क्लियर है बात? पक्का? अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो सब किसके लिए होंगे? या तो मैं मीडियम के बारे में कुछ बोलूंगा ही नहीं, या मैं बोल दूंगा एयर वैक्यूम। तो एयर वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या होती है? सिंबॉलिकली ये, और न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़े तो ये। क्लियर है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा एक चीज मैं पूछूं, ये जो K की वैल्यू है ये तो ऐसा ही सिस्टम में है। कौन से सिस्टम में? ऐसा ही सिस्टम में। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यही वैल्यू ना मेरे को CGS सिस्टम में दे दे, बता, टाइम में बता दे। CGS सिस्टम में बता। क्लियर है? तो CGS सिस्टम में क्या लिखोगे? CGS सिस्टम में क्या आता है? न्यूटन नहीं आता। CGS सिस्टम में क्या आता है? वेरी गुड। CGS सिस्टम में क्या आता है? डाइन। क्या आता है? क्लियर है बात? और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10⁵ 10⁵, तो यहाँ न्यूटन की जगह क्या लिख दोगे? 10⁵ डाइन। CGS में मीटर नहीं आता, सेंटीमीटर आता है। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁵2 का स्क्वायर 4, सही है ना? अपॉन गुलाम नहीं आता, क्या आता है? हाँ बोलो बोलो। CGS में क्या आता है? ESU। क्या आता है? और ये 1 गुलाम में कितना ESU होता है? 3 × 10⁵, बोल जल्दी बोल, 3 × 10⁹ 9। ठीक है ना?
ESU बोल लो या स्ट्रेट कूलाम बोल लो, इसका स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 18 और यहाँ आ जाएगा स्ट्रेट कूलाम स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो 10 टू द पावर 9 और 5 14 14 14 18 तो 10 टू द पावर 9 से 9 गया। अरे 10 टू दी पावर 9 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, और मैं बोल रहा हूँ 10 टू दी पावर 9 का स्क्वायर, तो पावर पे पावर तो पावर मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है। क्लियर है बात। तो कितना है, सब कुछ ही कट गया, कितना आया 1 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्ट्रेट कूलाम स्क्वायर। ध्यान रखो जो केमिस्ट्री वाले जब इसको यूज में लेते तो वो के की वैल्यू 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब याद करो ये फॉर्मूला तुमने कहाँ पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ा होगा ना, जिसमें तुम ऐसे लिखते थे फर्स्ट पोस्टुलेट में mv² अपॉन आर इक्वल टू JD² अपॉन आर स्क्वायर। आया कुछ याद। क्लियर है बात। एक्चुअल में फिजिक्स में यहाँ के भी आता है, क्या भी आता है, क्या भी आता है, क्या भी आता है। ये क्या है, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो यह सीधा JD² अपॉन आर स्क्वायर लिखते हैं, के नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर काम CGS सिस्टम में होता है, और CGS सिस्टम में के की वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है। अरे क्लियर। देखो मैं लगे हाथ निकाल के बता देता हूँ, जिस बहाने से एक क्वेश्चन भी हो जाएगा अपना, ठीक है ना, इसमें कोई परेशानी, पक्का। चलो तो देखो, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक न्यूक्लियस है, क्या एक न्यूक्लियस, जनरल न्यूक्लियस है, उसका एटॉमिक नंबर है, न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड। कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, जेड। मतलब उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। और याद करो न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पता हो तो उसका चार्ज हम लिख देते हैं, क्या होता है, जेड इंटू ई, जेड इंटू। तो ये मान लो वो न्यूक्लियस है, तो इसमें चार्ज कितना होगा, प्लस का JD, प्लस का, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन, r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस ही, कितना होता है। अच्छा एक बात जो और मैं बता रहा था वो भी सुनो, ये जो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले को जब हम यूज में लेंगे, ठीक है ना, ठीक है, तो Q1 और Q2 को कैसे यूज में लेंगे, यूज Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2, Q1 एंड Q2 को कैसे यूज में लेना है, विदाउट साइन, विदाउट, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम सिर्फ निकालते हैं मैग्नीट्यूड, क्या निकालते हैं, सिर्फ क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। बाकी डायरेक्शन को तो फोटो में शो कर देंगे। अरे क्लियर है, क्या भी किया था ना, प्लस प्लस है तो रिपल्शन, माइनस माइनस है तो रिपल्शन, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। अरे क्लियर है बात। अच्छा कभी कभी बात ये आती है कि अगर इसमें मैंने चार्जेस को भी साइन रख दिया तो रख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तो आंसर प्लस आ जाएगा या माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा प्लस कब आएगा, जब भाई ये तो प्लस ही से के की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी हमेशा, और सेपरेशन का स्क्वायर ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है। तो अब ये प्लस कब आएगा आंसर, जब Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है, जब या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों, मतलब दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उस फोर्स की नेचर कैसी होगी, दोनों सेम नेचर के है ना, तो फोर्स की नेचर कैसी होगी, रिपल्सिव, कैसी होगी। क्लियर। अच्छा वहीं पे अगर Q1 और Q2 दोनों लेस देन जीरो होगा, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, ऐसा कब होगा, जब एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, ठीक है ना, ऐसे ही ना, तभी तो प्लस माइनस माइनस मिलेगा। तो दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, तो अपोजिट नेचर के होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इफ Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी नेचर बताओ। आंसर क्या होगा, रिपल्सिव। और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर लेस देन जीरो हुआ तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। कैसा होगा, कोई दिक्कत, पक्का, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस, तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। कितने फोर्स से, F से। अब इस F की वैल्यू लिखो, तो मैं लिखूंगा क्या, के Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 का काम तो ये कर रहा है और Q2 का काम, तो बोलो K Q1 की जगह ZD Q2 की जगह, माइनस ये नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है। अरे बोलो, और अपोन में कितना आ गया, ये दूरियां स्क्वायर, ये दूरियां, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कितना आया बोलो, K की जगह चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो। वैक्यूम में बात करें तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यही काम केमिस्ट्री में करते हैं, तो केमिस्ट्री में चलता है CGS सिस्टम, वहाँ K की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यही आंसर वहाँ क्या लिखा जाता है, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। पर वहाँ ध्यान रखना आंसर जो आता है वो डाइन में आता है, डाइन में आता है, क्लियर है बात, पक्का, अरे बोलो ना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ाते हैं। देखो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन कल करें, नेक्स्ट लेक्चर में करें क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत बचा।